तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। ये उन बच्चों के लिए है जो यूपी 8080 की तैयारी कर रहे हैं। ये सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2020 में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं हिंदी के, जो शिफ्ट 1 में पूछे गए थे, सॉरी शिफ्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है वो इन क्वेश्चंस को देख लें, और अगर वो कहीं से भी पढ़ रहे हों वो वहाँ पढ़ लें, लेकिन यहाँ पे आके एक बार प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि वो देख सकें कि उनकी तैयारी कितनी चल रही है, और एक रिवीजन के तौर पे भी उनका हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। अब समझना यह है कि सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। विचरण, विचरण का मतलब क्या होता है? विचरण का मतलब होता है दोस्तों घूमना। ये याद रखिए, घूमना। ठीक है। तो रात में घूमने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, ये सवाल है आप लोग के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा निशाचर। ये याद रखिएगा। बंचर जो होता है वो होता है आपका जंगल में रहने वाला। ठीक है, जंगल में रहने वाला पशु जिसे कहते हैं, जंगली मनुष्य आप कह सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ से आपका कई प्रश्न तैयार हो सकता है। जंगल में रहने वाला पशु, है ना, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तमचोर नहीं, ये यहाँ पर है एक्चुअली कामचोर। इसका खासा ध्यान रखिएगा। तो कामचोर तो आप जानते ही हैं क्या होता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। और निशाकर का मतलब तो आप समझ रहे हैं, है ना, निशा करने वाला, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये, जो खाने योग्य न हो। खाने का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हम खाने योग्य ना हो। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, डियर एस्पिरेंट्स, इस चीज़ को समझिएगा। खाने योग्य न हो, न, इस चीज़ पर खासा ध्यान रखिएगा। न हो, जिसको खाया ना जा सके, जो खाने योग्य न हो, तो वो चीज़ होती है अखाद्य। ठीक है। यहाँ पे जो पथ है ये किस चीज़ से संबंध है? ये पथ संबंधी है। देखिए, ठीक है। और अलभ्य जो है ये, इस चीज को देखिए, ये दुर्लभ होता है। इसका मतलब होता है दुर्लभ। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जिसके पास घर न हो। अब जिसके पास घर ना हो, मैंने कहा क्वेश्चन को समझिएगा, ना हो, ना, जिसके पास घर ना हो वो होता है अनिकेत। ठीक है। अभिषेक का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। आप भगवान के यहाँ जाते हैं तो जलाभिषेक करते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब यही होता है, जल छिड़क। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अकिंचन की, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, बहुत गरीब, बहुत गरीब। समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। मैंने, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, गुस्से का समानार्थी नहीं है, गुस्से का समानार्थी नहीं है, याद रखिएगा। गुस्से का समानार्थी कौन सा नहीं है? क्रोध है, बिल्कुल है। अमर्ष बिल्कुल है। अपकर्ष नहीं है, याद रखिएगा। क्रोध, अमर्ष, रोष, ये सब क्या है? ये सारे के सारे समानार्थी हैं किस चीज के? गुस्से के। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चले जाएं तो आप क्या बता सकते हैं कि क्रोध का विलोम क्या हो सकता है? क्रोध, अमर्ष, रोष, गुस्से का विलोम क्या होता है? क्षमा होता है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका विलोम भी तैयार हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? चलिए पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? देखिए नहीं है, खासा ध्यान रखना है। मद,
मद का मतलब समझ रहे हैं? मद, अहंकार जिसे आप कहते हैं, इसका मद का मतलब ही होता है अहंकार, है ना, अहंकार, याद रखिएगा। तो गर्व तो है ही, मद और नशा सब वही में आए, उसी में आएगा। ये सब के सब समानार्थी, शिथिल नहीं, समझ रहे हैं? शिथिल का अर्थ होता है सुस्ती, इस चीज को ख्याल रखिएगा, इसका अर्थ होता है सुस्ती। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है, बता सकते हैं? जिन भी भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है क्या? इस चीज को समझिए। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जिस भी भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अगर हम हट लगा दें तो वो स्त्रीलिंग कहलाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? जैसे अगर हमने लिखा है घबरा और हट लगा दिया हमने, तो ये हो गया घबराहट, और ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। समझ गए? उसी तरीके से अगर हमने लिख दिया चिल्लाहट, चिल्लाहट, आखिरी में हट लग गया, क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, ये याद रखिएगा। समझ रहे हैं? चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? काला जो है वो विशेषण का क्या रूप होगा, ये है सवाल आपका। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से तो काला विशेषण का क्या रूप होगा? काली होगा, बिल्कुल। क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप काली होगा। विशेषण एक विकारी शब्द है, बात समझ रहे हैं? विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है, ठीक है? इस चीज को ख्याल रखिएगा। और विशेषण एक विकारी शब्द है, और जो विकारी शब्द होता है वो लिंग वचन कारक से प्रभावित होता है, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है? जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने बोला कि राज एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना, राज अच्छा लड़का है ना, अब इस चीज को समझिए। और अगर हमने लिखा सीता, अब यहां अच्छा नहीं होगा, यहां होगा अच्छी लड़की, बात समझ रहे हैं? ये अच्छा और ये अच्छी, इस चीज को समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? अब तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इस चीज को समझ लीजिए। ये स्त्रीलिंग, ई वाला जो आप बचपन से पढ़ते आए, आखिरी में ई लगा दिया जाए। आगे बढ़े। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व, इसका चीज समझ रहे हैं? स्त्रीत्व का मतलब क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुई, बात खत्म। यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप ये चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। एक सीट पे 100, 1000, 1500, 3000 लाख बच्चे फाइट करते हैं। तो जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है या जिस भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि बच्चे पास हों, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आकरांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस चीज को समझिए, बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो अंत्य स्वर के बदले में ओ कर देते हैं, अंत्य स्वर के साथ आए लगा देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं, या अंत्य स्वर के साथ आए लगा देते हैं। बताइए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आकरांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंत स्वर के बदले ई लगाते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। जैसे अगर मेरे पास गाय है तो हम इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देंगे? गाय, है ना। अगर हमारे पास बहन तो ये क्या हो जाएगी?
ब में। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है आप लोग। इसका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो ये याद रखिएगा कि उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है सौदा का, क्योंकि ये उर्दू शब्द है और उर्दू शब्द में सौदा, अगर इसमें हम गर लगा दें तो ये एक नया वर्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा सौदागर। ठीक है, और सौदागर का मतलब क्या होता है? व्यापारी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन है हम दोनों, हम सब, हम लोग। अब इस चीज को समझिए, हम सब, माफ कीजिएगा, हम सब, हम दोनों, हम लोग, हम, ये सही उत्तर। क्यों? क्योंकि हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अन्य विकल्प जो हैं इसमें हम दोनों, हम सब, हम लोग में पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि हम शब्द बहुवचन को दर्शाता है, उसके साथ दोनों, सब लोग शब्द का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से अनुपयुक्त है। ये याद रखिएगा, ये तो खुद ही बहुवचन है, लेकिन ये सब व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। अब ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? मैंने शुरू से ही कहा है कि प्रश्न को समझिएगा। अब बताइए कि कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। देखिए आपको ये याद रखना है कि हिंदी की तैयारी अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए कर रहे हैं तो आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके परिभाषा से रिलेटेड होते हैं, आपकी बेसिक थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। यही 3-4 प्रश्न, यही जो 3-4 प्रश्न होते हैं, यही आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन सब कर ही रहा है। अब इस चीज़ को समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, या बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िया रूप अशुद्ध है। देखिए बहुत से लोग यहाँ डी मार के चले जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सही उत्तर बी है। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध है, ये तो कह ही रहा है कि ये अशुद्ध है, और क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन अशुद्ध है, ये थोड़े ना कह रहा है कि ये सही है। ये तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब ही है कि ये अशुद्ध है, तो इस पर ध्यान नहीं देना। ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये बताइए कि चरण कमल बंदव हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है बताइए? रूपक अलंकार है। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, रूपक अलंकार उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। क्या? उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप, और उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। ये चीजें आप तीनों चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ ठीक है, बताइए। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इन काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इस चीज को समझिएगा, कौन सा अलंकार है बताइए। देखिए, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। देखिए, इन काव्य पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस चीज को समझिएगा। ठीक है, क्योंकि उपयुक्त उदाहरण में मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। विधु या चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से केश का, और मणि वाले
फनियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? कौन सा कथन पूरी तरीके से? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब देखिए, सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है। ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि तत्पुरुष समास से संबंधित है कौन सा कथन। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या पूर्व पद प्रधान होता है? दूसरा ऑप्शन कहता है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। तीसरा कह रहा है इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। चौथा कह रहा है इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। अब आप समझ लीजिए कि इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी वाला। ये याद रखिएगा, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अव्ययी भाव। ठीक, और पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु में। इस चीज को समझते हुए मित्रों कर लीजिएगा। ठीक है, और पूर्व पद अव्ययी होता है, ये अव्ययी भाव है। समझ रहे हैं? अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। चलिए बताइए, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि। बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व पद और उत्तर पद गौण, तीसरा पद प्रधान। जैसे इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, पीतांबर, पीत वस्त्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो पीतांबर इसका सही उत्तर होगा। आप समझ रहे हैं? पीतांबर। ठीक है, कर्मधारय क्या होता है? इस कर्मधारय को समझिए। इस कर्मधारय क्या होता है? देखिए, प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष अर्थात विशेषण धन विशेष, वो कर्मधारय होता है। जैसे महाकवि को कहते हैं ना महान कवि, उसी तरीके से तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। समझ रहे हैं? चिन्ह लुप्त हो गया। ठीक है, तो इस चीज को समझते हुए आपको करना है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुरूप में कौन सा समास होता है? बताइए, अनुरूप में। अनुरूप का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रूप के अनुसार, है ना? रूप के क्या हुआ? अनुसार। तो ये क्या है? अव्ययी भाव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? यथोचित, देखिए संधि आपको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। संधि आप नहीं समझेंगे तो 2 नंबर तो आपके जाने तय हैं, ये तो मान लीजिए, क्योंकि 2 से 3 नंबर का यूपी ट्रिपल एससी का ये फेवरेट टॉपिक है। तो जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझना होगा। इस चीज़ को समझिए कि आप कहीं से पढ़ रहे हैं, थ्योरी आप वहाँ से पढ़ लीजिए, एक बार यहाँ पर आकर अपना टेस्ट ज़रूर दे लें। देखिए, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, यथोचित का। देखिए, यथा प्लस उचित ये होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जब भी अ और आ के साथ, इसके साथ अ और आ के साथ जब भी ई आए या बड़ा ई आए, है ना, तो वो क्या बन जाता है? ए बन जाता है।
ठीक है। और इसके साथ अगर ऊ आ रहा है या बड़ा ऊ आ रहा है तो वो क्या बन जाता है, ऊ बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। अभी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस चीज को हिंट पकड़ के समझिए। अ आ के साथ क्या आ रहा है, अ आ के साथ देखिए, जब हम ई की बात कर रहे हैं, ऊ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि जब भी ओ आ ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ और री, ये जब भी आ रहे हैं, इसके बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। समझ रहे हैं, मतलब वो क्या बन के जाता है, इसके साथ क्या होता है, क्या हो जाएगा, ये आपका बदल जाएगा आ में, इसके साथ अगर ई में, बड़ा ऊ में या री में, ये बदल जाएगा इस चीज़ में। जैसे अगर हम आपके सामने एक प्रश्न दें आपको, तो आप बताइए करके क्या होगा। अगर हमने आपको एक प्रश्न दिया कि बताइए सेवा धन अर्थ, इसका मतलब क्या हो गया, क्या हुआ, सेवा अर्थ, और मिलके क्या बना, आ बना, ये क्या हो गया बताइए, सेवार्थ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। आप तब तक के लिए तैयारी करते रहें, और इस चैनल के माध्यम से आप इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि हम सिर्फ हिंदी नहीं, रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न डालेंगे, और मैथ्स के भी डालेंगे, और जनरल नॉलेज के भी डालेंगे। तो आप तैयारी कहीं से कीजिए, प्रैक्टिस एक बार यहाँ पे आकर कर लीजिएगा, तो आपको कम से कम ये ध्यान हो जाएगा कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, तैयारी करते रहिए।